नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले मणिपुर की खबर। मणिपुर जहां लगातार हिंसा जारी है और वहां की जो तस्वीरें आ रही हैं वैसे लगता है जैसे कोई युद्ध प्रभावित इलाका है। यहां पर इस हिंसा के बीच अब गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर पहुंच गए हैं। बीती 3 मई को मणिपुर में व्यापक स्तर पर जातीय हिंसा भड़की और उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला मणिपुर दौरा है। लेकिन उनके दौरे से ठीक 24 घंटे पहले रविवार को मणिपुर के इम्फाल ईस्ट और वेस्ट जिले समेत कई दूसरे इलाकों में एक बार फिर से हिंसा बढ़ी है। आज सुबह गृह मंत्री ने सबसे पहले महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और उसके बाद सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। आज बैठक के बाद अमित शाह सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित चूड़ाचांदपुर इलाके में गए। गृह मंत्री अमित शाह के चूड़ाचांदपुर दौरे के समय लोग वहां पर और छोटे छोटे बच्चे भी एक मानव श्रृंखला बनाकर खड़े नजर आए। मणिपुर में रविवार को कई इलाकों में हिंसा हुई है जिसमें एक पुलिस वाले समेत कई लोग मारे गए हैं और मणिपुर जो है वो लगातार हिंसा से पीड़ित रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता वहां पर मौजूद हैं। आपको हम दिखाएंगे तस्वीरें जो हमें सौरभ गुप्ता ने भेजी हैं। हम इस वक्त मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जो एथनिक क्लैशेस मणिपुर में हुआ है उसका प्रभाव क्या है ऐसे इलाका पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे घर जो है पूरी तरीके से जलाया दिया गया था और ये ऐसा जगह है जहाँ पे सारे कम्युनिटीज़ जो है एक साथ रहते थे कम से कम। लेकिन अब मणिपुर में ऐसा स्थिति है कि जो एथनिक वायलेंस शुरू हुआ है वो इस हद तक पहुंच गया है कि अब अगर आप यहाँ के ये तस्वीर देखें तो आपको लगेगा यहाँ पे कोई युद्ध हुआ है, ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर। तो कहाँ तक ये हिंसक जो स्थिति है चला गया है ये आप इन तस्वीरों को देखकर अनुमान कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे गाड़ी जो है पूरी तरीके से जल चुके हैं। घर देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से जला दिया गया है। घर के अंदर जो गाड़ी है मतलब जो गैराज में या ऐसे पार्क करके रखा गया है पूरी तरीके से गाड़ी पूरे जल के राख हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डैमेज जो है दिखाई देता है और अब यहाँ पे सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति पर काबू पाने के लिए और एक समाधान निकालने के लिए यहाँ पे जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह वो मणिपुर पहुँचे हैं। उनका चूड़ाचांदपुर आने का भी खबर है और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पे अमित शाह आएंगे और लोगों के साथ बातचीत करेंगे। जो नेता हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, जो ट्राइबल नेता हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। कल देर रात तक अमित शाह ने बैठक लिए हैं। सुरक्षा के नज़रिया से अगर देखा जाए तो ज़मीन पर अर्धसैनिक बल, सेना सबको उतार दिया गया है। लेकिन जो पॉलिटिकल सल्यूशन है उसके लिए वक्त लगेगा। अमित शाह मणिपुर आए हैं क्योंकि उनके तरफ से पॉलिटिकल सल्यूशन क्या हो सकता है इसके ऊपर चर्चा होगा। ना सिर्फ जो फिजिकल डैमेज आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एक सामाजिक संतुलन रहते हैं उसमें भी कुछ हद तक एक डिसबैलेंस हुए हैं इस एथनिक वायलेंस के कारण। जो अभी आने वाले दिनों में सरकार के लिए प्रयास रहेगा कि ऐसे जगहों पे कैसे नॉर्मलसी वापस लाया जाए, इस पर ध्यान देने के लिए अमित शाह भी चूड़ाचांदपुर पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ चूड़ाचांदपुर मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर में 1 महीने से यह हिंसा जारी है और इस बीच 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि मणिपुर से हैं और जो ओलंपियंस हैं, जो मेडल्स जीत चुके हैं, ऐसे 11 खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मसले का हल निकालने का अनुरोध किया है। ऐसा नहीं होने पर इन खिलाड़ियों ने विरोध में अपने पदक लौटाने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वालों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू हैं।
ओलंपिक पदक विजेता और बॉक्सिंग कोच मैरी कॉम हैं। पद्म अवार्ड से सम्मानित मशहूर वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी, पद्म और अर्जुन अवार्ड पूर्व महिला फुटबॉलर बेम्बेम देवी, बॉक्सर सरिता देवी का भी नाम है। कई और अर्जुन अवार्डी भी इसमें शामिल हैं, यानी इन तमाम लोगों का इसमें नाम है जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। और मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। इस हिंसा और इस पूरे इलाके में जो परेशानी है उस पर चर्चा करने के लिए। रत्नदीप, जो तस्वीरें वहां से हम देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली हैं। इतनी हिंसा, जिंदगी बिखरी पड़ी है, सड़कों पर घर टूटे हैं, बर्तन फेंके हुए हैं, लोग मारे जा रहे हैं। कौन कौन से इलाके हैं? जैसे ये तस्वीरें हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने भेजी जो हम अपने स्क्रीन पर अभी दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है, देखिए गाड़ियां जली खड़ी हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल युद्ध प्रभावित क्षेत्र है। ये कौन कौन से इलाके हैं जहां जो हिंसा से ज्यादा प्रभावित है? देखिए, सबसे पहले अगर हिंसा की बात करें तो मणिपुर में 16 जिले हैं। इनमें से 10 से 11 जिले हिंसा में प्रभावित हुए हैं। और ये जो जिले हिंसा में प्रभावित हुए हैं, ये दोनों ही, जो कि इम्फाल वैली है, जो कि प्लेन एरियाज हैं, जहाँ पे जो मैते कम्युनिटी है वो डोमिनेट करते हैं, वो इलाके हैं। और इसके साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल एरियाज हैं, जहाँ पे कि ट्राइबल कम्युनिटीज डोमिनेट करते हैं। मगर जिन पहाड़ी जिलों में ये हिंसा हुई है वहाँ पे कुकी कम्युनिटी डोमिनेट करते हैं और कुकी और मैते कम्युनिटी के बीच ये हिंसा हुई है। और ये जो तस्वीरें हैं ये दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। जैसा आपने ठीक ही कहा है कि ऐसा दिखने को लग रहा है कि जैसे वहाँ पे कोई एक युद्ध चल रहा है और युद्ध जैसी ही परिस्थिति है, अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग हो रही है लोगों के ऊपर। और अब जो पुलिस के तहखाने हैं, पुलिस के जो आर्मरी हैं, वहां से वेपन्स लूट के लिया गया है। सिविलियंस के हाथों में अब जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, AK सीरीज राइफल या फिर M16 राइफल, मोर्टर्स, ग्रेनेड, ऐसे जो वेपन्स है वो नॉर्मल सिविलियंस के हाथों में है। और इसके बीच झड़प हो रही है। सुरक्षा जो कर्मी है, जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने भी ऑपरेशन किया है। और अमित शाह पहुंचे हुए हैं, पहल शुरू हो चुकी है उसमें एक पीस लौट के लाने के लिए। अमित शाह सुबह जो मैते सिविल सोसाइटी हैं, उनके नेता लोग और उनके जो मेंबर्स हैं, इसके बाद जो इम्फाल का प्रसिद्ध ईमा मार्केट है, एशिया में इसका बहुत नाम है, एक बड़े महिलाओं का मार्केट है, उनकी जो ईमा मतलब जो महिलाएं हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। और इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ भी उन्होंने इम्फाल में मीटिंग की। इसके बाद वो पहुंचे चुराचांदपुर जो कि कुकी हार्टलैंड माना जाता है। और वहां पे कुकी जो MLAs हैं, वहां पे जो कुकी सिविल सोसाइटी है, उनके साथ उन्होंने बातचीत की। और दोनों तरफ के लोगों ने ही अपना पक्ष रखा है और अमित शाह ने उनकी बात सुनी है। और अब ये पहल शुरू हुई है। वो अगले 2 दिन भी मणिपुर में रहेंगे। उनके साथ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के आला अधिकारी भी हैं। मगर इसके बीच एक दूसरी जो खबर आई है, बड़ी खबर जो आपने जिसका जिक्र किया है, कि लगभग 1 डजन अंतर्राष्ट्रीय पूर्व खिलाड़ी या फिर अभी भी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं मणिपुर से, जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे मेडल्स लाए हैं, वैसे खिलाड़ियों ने अब एक मेमोरेंडम उन्होंने लिखा है अमित शाह को, जो वो सबमिट करेंगे अमित शाह को। और उसका ही एक कॉपी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देंगे। 8 पॉइंट उनका डिमांड है, 8 पॉइंट चार्टर है उनका। इसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में जल्द से शांति लाई जाए और किसी भी कीमत में मणिपुर का डिसइंटीग्रेशन ना हो, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अखंड रखने की मांग की गई है। और जो एसेंशियल सप्लाईज है उनको ठीक करने की मांग की गई है स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा। और इनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू इनके साथ हैं, दिग्गज वेटलिफ्टर पद्मश्री कुंजरानी देवी, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी पद्मश्री बेम्बेम देवी, इसके साथ जो बहुत ही प्रसिद्ध बॉक्सिंग कोच हैं, मैरी कॉम के बॉक्सिंग कोच द्रोणाचार्य इबोमचा सिंह, ऐसे शख्सियत सब इन्होंने इस पत्र को साइन किया है। और उन्होंने ये भी दावा किया है अगर उनकी मांग नहीं मानते हैं केंद्र सरकार, तो उनके जो मेडल्स हैं, उनके जो अवार्ड्स हैं, वो एक प्रोटेस्ट के रूप में वो लौटा के दे देंगे केंद्र सरकार। बहुत बड़ी खबर इस वक्त ये आई है रत्नदीप के, जो सारे इतने बड़े खिलाड़ी ओलंपियंस हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं
हैं, बल्कि वो गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें दखल दिया जाए केंद्र की तरफ से और इस जो स्थिति यहाँ पर है वो काबू में की जाए। बहुत धन्यवाद आपका रत्नदीप इस जानकारी के लिए। और जैसा हमने दिखाया आपको तस्वीरों में कि ऐसा लगता है कि ये पूरा इलाका जो है, पूरे राज्य जो है, इसके ज़्यादातर इलाके यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। और रत्नदीप ने भी बताया कि जो मणिपुर की जनसंख्या है लगभग 30-35 लाख की, उसमें 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई हैं, नागा हैं और कुकी हैं। जो मैतेई है उसमें ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान भी हैं और जनसंख्या में भी वहाँ पे जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, लेकिन नागा और कुकी जो है ज़्यादातर ईसाई हैं। ये जो टकराव है रिजर्वेशन को लेकर शुरू हुआ, मई की शुरुआत से वो बढ़ता गया और हिंसाग्रस्त ये राज्य एक बार फिर से बना हुआ है। उम्मीद है और सवाल भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से क्या वहाँ पर स्थिति अब सुधरेगी। तो मणिपुर से जुड़ी खबरों पर हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे अपने दूसरे बुलेटिन्स में भी। इस वक्त हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी खबर जिस पर हम लगातार खबर आपको दे रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, वो है बाहरी दिल्ली के इलाके में हुआ एक 16 साल की लड़की का मर्डर। शाहबाद डेयरी इलाके में चाकू मारकर जैसे हत्या की गई और इसमें जो आरोपी है साहिल, वो पकड़ा गया है और अब उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने साहिल को यूपी के बुलंदशहर से कल गिरफ्तार किया था। साहिल ने पूछताछ में ये बताया है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वो ये मान भी रहा है कि उसने ये हत्या की है, यानी कि अपने जुर्म को कबूल किया है, पर इस पर कोई पछतावा नहीं। पुलिस से कहा है कि वो वारदात के वक्त काफी गुस्से में भी था। कई दिनों से उसे लड़की नजरअंदाज कर रही थी और लड़की का एक दूसरे लड़के के साथ अफेयर था जिसका नाम झबरू बता रहा है ये साहिल जो आरोपी है। और झबरू ने साहिल से कहा था कि वो लड़की से दूर रहे। साहिल को लग रहा था कि झबरू उसे मार देगा, तो फिर साहिल ने सोचा कि क्यों ना वो लड़की को ही मार दे। पुलिस को बताया कि हत्या से पहले बहुत शराब पी थी। हत्या के बाद साहिल ने मोबाइल फोन फेंका और सिम छुपा दिया। पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद कर लिया है और सिम की तलाश हो रही है। साहिल ने यह भी बताया है कि एक पीर बाबा के कहने पर उसने अपने हाथों में कलावा पहना था और रुद्राक्ष की माला हरिद्वार से खरीदकर पहनी थी। हत्या में इस्तेमाल चाकू अब तक बरामद नहीं किया गया है। तो जिस बच्ची की हत्या की गई है उसका घर तबाह हो गया है। उसके माँ पिता के दुख का अंदाजा लगना मुश्किल है, जिसकी बेटी सरेआम इस बेरहमी से मारी गई है। क्या चाहते हैं आप? जी बता दीजिए। मैं फांसी चाहती हूँ उसकी, जैसे मेरी लड़की गई उसको भी जाना चाहिए। मैम मैं ही ये मांग कर रहा हूँ, जैसे उसने दरिंदे जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मैम, ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। तो कहाँ से इस तरह की हिम्मत आ जाती है कि जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो ये हिंसा पर उतार हो जाते हैं लड़के। और श्रद्धा वालकर का ही केस आप देख लीजिए, या देहरादून का एक मामला सामने आया था जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े टुकड़े किए। चंद दिनों पहले एक और खबर आई थी कि कोई हैदराबाद के रहने वाले एक दंपति के साथ का भी इस तरह का मामला आया। और ये भी समझना ज़रूरी है कि लड़कियां जो इसका शिकार बन रही हैं उन्हें अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। खतरे की घंटी क्या हो सकती है, वो कौन सा लम्हा है, कौन सा वक्त, जब समझना चाहिए किस तरह के जो रिश्ते हैं वो खतरनाक हो रहे हैं, कब सावधान हो जाए। एक और मामला आया था श्रद्धा वालकर के फौरन बाद साहिल गहलोत का, जिसमें उसने अपने साथ रह रही अपनी दोस्त निकी यादव की हत्या की थी। और कुछ इसी तरह से हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर परमजीत सिंह जो मनोचिकित्सक हैं दिल्ली के PSRI हॉस्पिटल में, और सीमा समृद्धि जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर परमजीत सिंह, ये एक हत्या जो अभी हुई है जिसमें ये लड़का साहिल है, जिसमें बहुत साफ है वो अपना जुर्म भी कबूल कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। एक तो यही सवाल उठता है कि एक मनोचिकित्सक के तौर पे कि ये तमाम रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं, खास करके जो यंग कपल्स हैं, युवा बच्चे हैं 20 साल 16 साल इस तरह के, इनमें ये हिंसक मोड़ ले रहे हैं। और बहुत बड़ी फिक्र की बात यह है कि हिंसक मोड़ लेते हैं लेकिन ज्यादातर मामले में खामियाजा लड़कियां भुगत रही हैं। तो आपसे समझना चाहते हैं कि इस तरह के रिश्ते, यंग कपल्स, बच्चे जो देख रहे रिलेशनशिप में हैं, कैसे समझें कि ये रिश्ते इस मोड़ पे पहुंच सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं, कैसे सावधान हो, क्या करें? ये सबसे पहले तो ये मुद्दा पैशन से शुरू होकर एक क्राइम तक बिगड़ गया।
मोटे तौर पर मिसमैच्ड एक्सपेक्टेशंस, बच्चे जो ऑलरेडी इम्पल्सिव हैं, रेज प्रोन हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाहत है। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे गो गेटर हो, पर वो गो गेटर किसी के को छीनने से नहीं, मेहनत करने से बनेंगे। आजकल अगर बच्चे को या किसी भी युवा को कोई चीज नहीं मिलती है तो वो जल्दी ही रोष में बदल जाती है, और वो रोष इस तरीके से बदलने लगा है कि हम किसी हद को रुकते नहीं है, सोचते नहीं है और आगे तक बढ़ जाते हैं। कुछ हिम्मतों में ये बात क्राइम तक भी पहुंची, और यहाँ पर बहुत दुखद है कि वो बात मर्डर तक पहुंची। यदि ऐसे रिश्ते हो जो आपको अपने परिवार से कटने को बोले, बात छुपाने को बोले, ओवर पोजेसिव हो जाए या आपके ऊपर अत्यधिक हक जताएं, तो कृपया ऐसे रिश्तों से महिला और पुरुष दोनों को दूर रहना चाहिए। और आपने सत्य कहा, ऐसे रिश्तों में महिलाओं को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी, जैसे श्रद्धा वालकर का मामला हमने देखा, अभी हाल के मामले हैं, निकी यादव जो है वो मारी गई, अभी ये बच्ची जो मारी गई है, तो इसमें सीमा समृद्धि लड़कियों को क्या समझने की जरूरत है? इस मामले में भी ये लड़का कह रहा है, एक मोटी बात ये है, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ना सुनने की आदत नहीं है, जो गो गेटर अप्रोच जो सिखाया जा रहा है जिंदगी के हर आयाम पे कि आपको हासिल करनी है चीजें, और वही यहाँ पे भी दिखता है कि ना सुनने की आदत जो है वो नहीं है, पर ये लड़कों में ज्यादा है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इस बेरहमी से जो हत्याएं होती हैं समाज पे तो सवाल उठता ही है। पर इस समय हम ये समझना चाहते हैं लड़कियों के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सीमा जी क्या कहेंगी आप? क्योंकि इस तरह की मैम देखिए, डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया वो एक पॉइंट है कि ना सुनने की आदत नहीं है, बट रिलेशनशिप दो पार्टी के दोनों म्यूचुअल कंसेंट से चलता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा, चाहे श्रद्धा वालकर वाला केस हो, निकी यादव का केस हो, वो निकी यादव भी मैरिड थी, श्रद्धा वालकर वाला केस वो लोग लिव इन पार्टनर थे, उसके बावजूद भी मर्डर कर दिया जा रहा है, साथ में रहने के बावजूद भी मर्डर कर दिया जा रहा है। इस केस में मैम जो लड़का है कह रहा है कि वो अगर किसी और लड़के से बात कर रही थी लड़की, तो मर्डर करने का किसी को राइट नहीं मिल जाता। ये मर्डर इसलिए मैं समझ रही हूँ मैम कि पैट्रियार्किकल जो माइंडसेट है कि फीमेल एक ऑब्जेक्ट है, वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, उसको हर हाल में मेरी बात माननी चाहिए, चाहे वो मैरिड विमेन हो, अनमैरिड विमेन हो। इवन कि मैम बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं कि जो ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं गर्ल्स फीमेल, उनके साथ तो बहुत सारा हरासमेंट होता है, लेकिन अगर वो आवाज उठाती हैं, मैं एक रिसेंटली आपको मैटर बताती हूँ मैम, एम्स का मैटर मेरे पास आया। वो लेडी वहां 20 साल से काम कर रही है, उसका कहना था कि मैम हमारी जो सीनियर है उन्होंने हमसे कहा कि ये तो बर्दाश्त करना ही चाहिए, ये होता रहता है, और अगर आप मेल पर उंगली उठाएंगे तो वो फिर आपको इस हद तक परेशान करेंगे कि आपकी कंप्लेन कर देंगे और फिर आपको नौकरी से निकलवा देंगे। तो ये जो माहौल पूरा बनाया गया है पैट्रियार्किकल माइंडसेट, वो भी फीमेल को एक ऑब्जेक्ट समझने वाला, ये बहुत बड़ा, ये बिल्कुल आप सही कह रही है कि पितृसत्तात्मक समाज इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है, और लड़कों को ये लगता है कि उनका अधिकार है ये करना। लेकिन अब समस्या ये है कि ये लगातार हिंसक रूप ले रहा है और लड़कियों की जान जा रही है, और कई घटनाएं हम लगातार हाल के दिनों में देख रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर परमजीत सिंह, आप क्या सलाह देंगे? मैं ये पूछ रही हूँ कि क्योंकि ये एक फिक्र है कि छोटी बच्चियां हैं, यंग लड़कियां हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो क्या आपको वो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये खतरे की घंटी और इस तरह के रिश्तों में हमें नहीं रहना चाहिए या वहां से निकलना चाहिए? लड़कियां क्या करें? सबसे पहले परिवारों को कोशिश करनी होगी कि महिलाओं को आवाज दें। मैं सीमा जी की बात से एग्री करता हूं कि यदि हम महिलाओं को पैट्रियार्किकल माहौल में बड़ा करते हैं तो वो भी अपने परिवार से खुल नहीं पाती हैं। बराबरी का दर्जा दें, अपने परिवार में बात करें, उनके साथ समय बिताएं, उन्हें ना कहना छोटी उम्र से सिखाएं कि वो ना कहें और वो आपसे वो बात कर सके उस समय पर जब उन्हें जरूरत हो। और साथ ही सेल्फ डिफेंस, और हाँ, हर समय पर अपने प्रोटेक्शन के लिए खुद को जिम्मेदार रखें और आगे बढ़े। सेल्फ डिफेंस और अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद की एक जिम्मेदारी भी रहे, सतर्कता रहे, और सीमा जी भरोसा जो है वो जी सीमा जी, लड़कियों के लिए कोई सलाह आप देंगी?
मैम देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी फेलियर है मैम। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ रोड साइड किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में भी है, तब भी उसको ये डर होना चाहिए कि हमने अगर अपने पार्टनर के साथ कोई भी हरासमेंट किया, मिसयूज किया उसका, या उसका मर्डर ठीक किया, जी उसको हमने क्रिमिनलिटी की, तो फिर हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जी ये जी डर मैम कहीं पर भी डिटरेंस नहीं है लोगों के अंदर। उसका जीता जागता उदाहरण ये बिल्कुल शाहबाज सही डेयरी का बात केस है। आपने कही है। एक बड़ी बात है कि जो कानून का डर होता है, एक डेटरेंस होता है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी, और इसलिए शायद ये मांग भी है कि अगर ऐसे केसेस जहां पर बिल्कुल साफ है मामला, तो सजा जो है, जो भी सजा, कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड कर रहे हैं माँ बाप, वो जल्द से जल्द हो, ताकि दिखाई दे कि इंसाफ हुआ अगर एक इतना बड़ा क्राइम होता है तो। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, डॉक्टर परमजीत और सीमा समृद्धि, आप दोनों का शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे हम 5 की बात में, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के चारों तरफ कूड़े का ढेर, ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। और अब आपको दिखाते हैं माउंट एवरेस्ट का एक वीडियो माउंट एवरेस्ट का नहीं है, उसके चारों तरफ लगे कूड़े के ढेर का है। ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बेस कैंप के चारों तरफ कूड़े का कितना बड़ा ढेर है। इसमें टेंट्स हैं, जो लोग वहाँ पर माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं वो उसको छोड़कर आए हैं। दरअसल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने के लिए हर साल हजारों लोग कोशिश करते हैं, जिनमें कुछ को कामयाबी मिलती है, बहुत सारे लोग मंजिल तक नहीं भी पहुंच पाते, लेकिन ऊंचाई को छूने के लिए बेकरार ये पर्वतारोही पहाड़ को कुछ इस तरह का भी छोड़ दे रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर इस तरह की अपने पीछे इन चीज़ों को छोड़कर नहीं आना चाहिए, और वो अपने साथ ले गए तमाम सामान को वापस लाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें भी दिखाई देती हैं, जैसा ये वीडियो वायरल हो रहा है। इनके छोटे कूड़े ने एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा कचरे का ढेर बना दिया है। एवरेस्ट चढ़ाई से जुड़े एक पोर्टल एवरेस्ट टुडे ने एक वीडियो शेयर कर पर्यावरण की इस अनदेखी पर सवाल खड़े किए हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि इससे पर्यावरण का कितना नुकसान होता है, और एक ऐसा इलाका जो बहुत ही फ्रैजाइल है, यहाँ का इकोसिस्टम, वहां पर कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है इस तरह की लापरवाही से। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्जुन वाजपेयी, जो पर्वतारोही हैं, और अर्जुन वाजपेयी के नाम रिकॉर्ड है दुनिया में सबसे युवा पर्वतारोही होने का, जिन्होंने 8000 मीटर के ऊपर की 6 चोटियों पर फतेह पाई है। 2018 में इन्होंने ये कारनामा किया है। अर्जुन वाजपेयी, आपका बहुत स्वागत है। ये वीडियो सामने आए हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं। आप जब ये तस्वीरें देखते हैं तो बहुत ही दुख होता होगा, क्योंकि बहुत गर्व का पल होता है जब एक ऊंचाई तक पर्वत को फतेह करते हैं। कोई भी माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं, एक तरह की साधना होती है, लेकिन ये फिक्र होती है कि यहाँ का बहुत ही संवेदनशील पर्यावरण है, और यहाँ पर जब कचरे का ढेर नजर आता है तो ये पहाड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आप क्या कहेंगे इस पर? Firstly, I still have to see the images जो आपको अभी मिली है. I've been off social media, but the trash problem on Everest, मतलब ये हर साल की ही problem है. After every climbing season, it gets picked up by various media houses and various channels. तो इस टाइम पे ये इशू हमेशा हाईलाइट होता है. As expedition organizers, our operators take care of this. As climbers, we also make sure that most of the trash, कुछ भी हम लोग apart from snow, ice and rock, beyond a certain altitude, beyond these 3 things, everything is trash. So whatever we take, we have to make sure that we bring it back. We on expeditions go so beyond our own point, beyond ourselves, that we also carry rest of bags. We don't even leave human waste on the mountain. From electronic waste, and no human waste, no food waste. So we usually take care of this. But in times of calamity or in times of extreme weather conditions, there can be at times where a tent gets left behind. That too, expedition organizers make sure
कि most of the time we do send across teams and we get back as much as we can. But sometimes due to excessive snowfall, let's say for example, अगर आपका टेंट पूरा बेरी हो गया या एक एवलांच आ गया बहुत बड़ा, पूरी कैंप साइट बेरी हो गई, let's say further up on the mountain, it is almost humanly impossible at that altitude to even retrieve sometimes some of the things which get buried into the snow. जी। तो किन बातों का ध्यान रखें वो लोग जो पहाड़ों पर जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता, आप भी बता रहे हैं कि अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो क्या करें क्या ना करें? कैसे ऊंचे पहाड़ों पर हम देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, तो कभी बर्फ नहीं जमती, कभी ग्लेशियर वक्त के पहले पिघलते हैं, बहुत तरह के नुकसान हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे जैसे आप एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड माउंटेनियरिंग और भी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, हम जैसे हर साल देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट पे पूरी दुनिया में इंडिया से जाते हैं क्लाइंब करने के लिए। अब तो विद द यू नो लोगों को इसकी अच्छी चीजें सीखते सीखते इसका शौक लगते लगते हम लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस के बारे में भी बातचीत करनी शुरू करनी पड़ेगी। दो एज यंग माउंटेनियर्स एंड एडवेंचरर्स, wherever you as a beginner, whenever you go to any institute or anywhere, you are trained to take care of the outdoors, take care of mother nature, be more resourceful. But somewhere or the else, I think the lack comes. So I just want to put this message across that whenever we are heading outdoors, whenever we are heading to nature, उसका हम जब लाभ उठाने जाते हैं, अच्छे सुंदर नजारे देखने जाते हैं, तो we must make sure that conservation should be there in our mind. Unlike other sports, here most of our interaction is with nature. So if nature gets destroyed, I don't think we'll have anything left. And having said that, I think mountaineering as a community already in such is very, very, very much already motivated and working already towards climate change and all the trash problem at Everest. And they slowly, I hope that we become more wiser. And we learn, everybody must learn how to respect nature. बिल्कुल बिल्कुल, सबको ये सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से सम्मान करें। आप वहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आपको पहाड़ चढ़ने का शौक है और आपको एडवेंचर से अगर प्यार है, तो पर्यावरण से भी प्यार करना ज़रूरी है, तभी ये पहाड़ ऐसे सुंदर रहेंगे और बचे रहेंगे। Absolutely, I think there is no other way forward because जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये कोई आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेडियम नहीं है या एनवायरनमेंट नहीं है, दिस इज नेचर एंड इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर लेट्स से ग्लेशियर्स टू फॉर्म, फॉर लेट्स से वैलीज टू लुक अ सर्टेन वे। तो मेरा ये मानना है कि द वे फॉरवर्ड हैज टू बी हैंड्स इन हैंड इन नेचर एंड मस्ट फोकस जस्ट नॉट जो एडवेंचर लवर्स हैं, आउटडोर लवर्स हैं, बट मस्ट फोकस एट अ स्कूल लेवल to teach the younger generation about conservation, about reuse, about conservation of mother nature. बिल्कुल, किस तरह से हम संरक्षण करें और किस तरह से सहेज कर रखें अपने पहाड़ों को, पर्यावरण को, ये सिखाना बहुत छोटी उम्र से ही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरह से बदरंग होते रहेंगे हमारे पहाड़। बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की बात में एक ब्रेक। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बीजेपी शासन के दौरान लागू किए गए कानूनों और स्कूल की किताबों में किए गए बदलावों को वापस लेने पर विचार कर रही है। अभी हफ्ते भर पहले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कानूनों की समीक्षा की बात कही थी। अब राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा है कि जहां भी जरूरत होगी वहां बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को साफ सुथरी शिक्षा देना चाहते हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव का भी कहना है कि इतिहास की किताब में जो विचारधारा थोपी गई है उसकी समीक्षा की जाएगी। We will have to do that because it is all distortion of history, and the way the textbooks were written were definitely with an ideology in mind. So we need to remove that, and we need to see that history is represented with facts, not fiction. Why do you feel that, sir? Because of the way the revision of textbooks had taken place last time, and way important incidents in Indian history was removed because it does not suit the ideology of the BJP. So that should not happen. Whatever has happened in the past, those should be represented properly,
and all information that youngsters should need to get, that should be provided. Whatever is there which will hurt the emotion in the learning process, or it is going to give a bad future for children also, that will be addressed, and that issue will be addressed. So our main intention is to give a very clean education for our children, which is our main goal, and we are going to do that. For that, whatever has to be changed will be changed. छत्तीसगढ़ के कांकेर में डैम में गिरे अपने मोबाइल को ढूंढने के लिए पानी बर्बाद करने वाले फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को जल संसाधन विभाग ने 53,052 रुपए की वसूली का नोटिस थमाया है। उन्हें ये राशि 10 दिन में जमा करने को कहा गया है। 21 मई को राजेश कांकेर के परालकोट घूमने गए थे। इसी दौरान सेल्फी लेते वक्त उनका फोन डैम में गिर गया। फोन निकालने के लिए राजेश जोशी ने डीजल पंप लगाकर 41 लाख लीटर से ज्यादा पानी बहा दिया। मीडिया में खबर आने के बाद राजेश विश्वास को सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये फूड इंस्पेक्टर थे जिन्होंने अपने एक मोबाइल को निकालने के लिए इतना पानी बर्बाद किया और अब उन्हें इसके लिए भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो 5 की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।